इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस क्लास 7th। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 3 को ख़त्म किया था जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। उस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, बैटरीज, स्विचेस, इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी लैम्प कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और चैप्टर के एंड में हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 वहीं से लगभग स्टार्ट होता है जहाँ से हमने चैप्टर 3 को एंड किया था। चैप्टर 3 के एंड में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। पहले वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और दूसरे वो जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स बेसिकली हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिया है कि यशवंत और आनंदी करके दो बच्चे थे जो राजस्थान के एक विलेज में रहते थे। इन दोनों बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें इन लोगों को ये सीखना था, ये लिखना था उस प्रोजेक्ट में कि जो ये क्राफ्ट्स पर्सन्स होते हैं वो सब मेटल से कैसे वर्क करते हैं, मतलब मेटल के साथ वो लोग कैसे काम करते हैं, उससे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और यूटेंसिल्स बनते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपने ग्रैंडफादर के साथ एक लोकल, मतलब उनके विलेज में ही एक लोकल आयरन स्मिथ को देखेंगे और समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो ये एक आयरन स्मिथ बेसिकली वो इंसान होता है जो आयरन का यूज़ करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाता है या आयरन से बनी हुई चीज़ों को रिपेयर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये लोग इस आयरन स्मिथ के पास गए तो उस आयरन स्मिथ का नाम यहाँ बुक में सुदर्शन अंकल दिया हुआ है। तो ये जब बच्चे इन सुदर्शन अंकल के पास गए तो यशवंत ने उन अंकल से पूछा कि अंकल आप भाई कौन कौन से आइटम्स को बनाते हो, आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। तो अंकल ने कहा मैं तवास बनाता हूँ, मैं बकेट्स बनाता हूँ, चिमटास, एक्सेस, स्पेड्स और अलग अलग फार्मिंग टूल्स बनाते हो। फिर आनंदी ने पूछा कि ये सब आप किस चीज़ों से बनाते हो। तो भाई ये एक आयरन स्मिथ है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वो आयरन से ही बनाते होंगे। आगे हमारा ये दिया भी हुआ है कि वो आयरन मेटल का यूज़ करके इन सब चीज़ों को बनाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी चीज़ को अगर हैंडल की ज़रूरत होती है तो उसमें वो वुडन हैंडल लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग अपना तवा ही ले लो। तवा का जो बेस रहता है, मतलब मेन पार्ट जहाँ पे रोटी वगैरह रखी जाती है, वो तो आयरन का बना होता है, बट उस पर एक वुडन हैंडल भी अटैच होता है जैसे हम लोग उस तवा को पकड़ पाएँ, हमें वो गर्म ना लगे ज़्यादा, जैसे उसकी हैंडलिंग ईजी हो सके। साथ ही साथ सुदर्शन अंकल ये भी बताते हैं उस आयरन को उनके पर्टिकुलर शेप में, जिस शेप में वो चाहते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो भी शेप में चाहते हैं, उस शेप में लाने के लिए वो कोल फर्नेस का यूज़ करते हैं। कोल फर्नेस यानी एक ऐसा फर्नेस जिसमें कोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो जब ये उस आयरन को उस कोल फर्नेस पे रखते हैं तो आयरन हीट हो जाता है और वो रेड हॉट हो जाता है, एकदम मतलब रेड कलर का आयरन हो जाता है, ब्लैक से रेड में टर्न हो जाता है और काफ़ी गर्म हो जाता है। तो फिर वो एक हैमर का यूज़ करके उसको बीट करते हैं, यानी उस पर हैमर को मारते हैं और उसको एक मतलब फ्लैट शेप में करते हैं और फिर अपने पसंद से सर्कल या स्क्वायर जिस भी शेप में उनको करना होता है वैसे करके शेप करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि एक आयरन स्मिथ एक आयरन से चीज़ों को कैसे बनाता है या आयरन से जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनती हैं। आपके घर में जो तवा है, चिमटा है या कोई भी फार्मिंग टूल होता है वो कैसे बनता है। आयरन को हीट किया जाता है, फिर उसको हैमर से बीट किया जाता है फ्लैट करने के लिए, जैसे कि उससे अलग अलग चीज़ों को बनाया जा सके। तो अब इस चैप्टर में आप आयरन के बारे में समझोगे कि आयरन को कैसे बीट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन सब मेटल्स को अपने यूज़ के लिए हम लोग कैसे वो करते हैं, कैसे अलग अलग इन मेटल्स को यूज़ किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद द मेटल्स। तो हमें यहाँ दी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है मैलेबिलिटी। सो देखो सिर्फ मेटल्स के बारे में नहीं, आप मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे हेडिंग दी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मतलब एक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी मैलेबिलिटी।
तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में हमें जो एक्टिविटी दी है उसमें ये कह रहा है कि आपको अलग अलग वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, पी साइज्ड लंप ऑफ सल्फर और एक वुड का ब्लॉक लेना है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं जो आपको लेने हैं, इनको कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नोटिस करना है उसकी अपीयरेंस को, क्या वो लस्ट्रस है, हार्ड है या सॉफ्ट है। लस्ट्रस मतलब होता है कि क्या मतलब वो शाइनिंग है, उसका जो मेटल मतलब उसका जो सरफेस है वो थोड़ा शाइन कर रहा है, मेटालिक टाइप की अपीयरेंस है। अगर ऐसा है तो मतलब वो सब्सटेंस जो है हमारा वो मटेरियल लस्ट्रस है। हार्ड या सॉफ्ट आप समझ जाओगे, हार्ड है या सॉफ्ट है। फिर क्या करना है हमें, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि इन सब आइटम्स को एक एक करके एक हार्ड सरफेस पे रखो और एक हैमर की मदद से उसको मारो, बीट करो। यानी एक हार्ड सरफेस लाइक टेबल वगैरह पे रखो और उस पर हैमर के ज़रिए इन 6 के 6 आइटम्स को मारो। क्या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट हो रहा है या फिर पीसेस में ब्रेक हो रहा है। फिर जैसा हो रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन को नीचे दी हुई 4.1 टेबल में नोट डाउन करो। तो हमारे 6 आइटम्स थे हमारे टोटल, पीस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन नेल, कोल, लम्प साइज सल्फर और वुड का ब्लॉक। तो अपीयरेंस की बात करते हैं, लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस। पीस ऑफ कॉपर जो है हमारा, ये तो भाई लस्ट्रस होगा क्योंकि उसका थोड़ा कॉपर जो है हमारा वो रिटैलिक टाइप का सरफेस रहता है, उसका शाइनी सरफेस होता है कॉपर का। एल्यूमिनियम भी हमारा लस्ट्रस होगा। आयरन नेल भी हमारा लस्ट्रस होगा। लस्ट्रस की डेफिनेशन मैंने अभी बताई। तो इन सब चीज़ों को देख के आप बता सकते हो ये तीनों चीज़ें शाइनी होती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और इनकी अपीयरेंस भी थोड़ी रिटैलिक टाइप की होती है। पीस ऑफ कोल की बात करें तो पीस ऑफ कोल प्योर ब्लैक होता है, वो बिल्कुल भी शाइनी टाइप का नहीं होता, ना ही इसकी अपीयरेंस लस्टिक होती है, यानी कि ये नॉन लस्ट्रस होगा। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी नॉन लस्ट्रस होगा क्योंकि सल्फ़र भी हमारा शाइनी सब्सटेंस बिल्कुल नहीं होता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ब्लॉक ऑफ वुड की बात करें तो ब्लॉक ऑफ वुड भी हमारा नॉन लस्ट्रस होगा, वो भी बिल्कुल शाइनी सब्सटेंस, रिटैलिक सब्सटेंस नहीं होता है। अब हार्ड और सॉफ्ट में देखते हैं। पीस ऑफ कॉपर हमारा हार्ड होगा, पीस ऑफ एल्यूमिनियम भी हमारा हार्ड ही होगा, आयरन नेल भी हार्ड होता है हमारा। पीस ऑफ कोल की बात की जाए अगर, तो पीस ऑफ कोल हमारी थोड़ी सॉफ्ट रहती है, लाइक थोड़ा हार्ड रहता है बट उतना हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट सा होता है। आप हाथ से उसको थोड़ा फोर्स लगाओगे तो पीस ऑफ कोल मतलब उसका पाउडर बन सकता है, मतलब वो ब्रेक डाउन कर सकता है। लंप ऑफ सल्फ़र की बात करें तो वो भी हमारा सॉफ्ट होगा, सल्फ़र थोड़ा पाउडरस टाइप का सब्सटेंस होता है। ब्लॉक ऑफ वुड यानी वुड तो हमारा हार्ड ही होता है, ठीक है। तो हमने इसकी अपीयरेंस देख लिया और हार्ड और सॉफ्ट देख लिया। अब देखते हैं हैमरिंग करने पे या क्या वो चीज़ फ्लैट करेगी या पीसेस में ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो अगर आप पीस ऑफ कॉपर को हैमर करोगे तो वो तो भाई फ्लैट कर जाएगी, इट फ्लैटेंस। पीस ऑफ एल्यूमिनियम का भी सेम है, वो भी फ्लैट हो जाएगा। आयरन नेल की बात करें तो आयरन नेल भी फ्लैट हो जाएगा। आप लोग ये सब चीज़ें खुद इन आइटम्स कलेक्ट करके घर पे अडल्ट के सुपरविजन में ट्राई आउट कर सकते हो, बट आपको केयरफुल रहना है जब आप हैमर को बीट करो इन सब सब्सटेंसेस से, तो आपका हाथ आसपास ना रहे और आप ध्यान से करो इन सब चीज़ों को। आप खुद भी इसको क्लास के बाद ट्राई करके देख सकते हो, बट मैं भी ऐसे बता देती हूँ, अगर आप करोगे तो क्या होगा। पीस ऑफ कोल की बात करें तो पीस ऑफ कोल को एक सॉफ्ट सब्सटेंस है वो, तो जब आप इसको उस पर हैमर करोगे तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा पीसेस में। आप पीस ऑफ कोल को अपने हाथ से ही थोड़ा फोर्स लगा के वो करो तो हाथ से ही वो थोड़ा पाउडर सब्सटेंस हो जाता है। लंप ऑफ सल्फर तो हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, उसको करेंगे तो ये भी पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट वुड, तो वुड हमारा हार्ड सब्सटेंस है, उसको जब आप लोग हैमर करोगे तो ये ना तो फ्लैट होगा और ना ही ये ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ये कोई मेटल वेटल नहीं है। आप लकड़ी पे
आप किसी वुड पे हैमर मारो तो क्या वो फ्लैट कर देता है? नहीं करता है। क्या वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है? नहीं होता है। इसमें कोई चेंज ही देखने को नहीं मिलता है, नो चेंज। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया। एक सेकेंड, हाँ, अब आपने ये तो देख लिया कि कौन सा आइटम इस टेबल में हमारा लस्ट्रस था, कौन सा हमारा सॉफ्ट था, कौन सा नहीं था, कौन सा आइटम हैमर करने पे ब्रेक डाउन करेगा, कौन सा फ्लैट करेगा और कौन से में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारे 3 सब्सटेंसेस थे, लाइक हमारा पीस ऑफ कॉपर, हमारा एल्युमिनियम और आयरन नील, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, ये हमारे लस्ट्रस थे और अपीयरेंस में हार्ड थे, प्लस ये फ्लैट भी कर गए जब इन्हें हमने हैमर से बीट किया। तो इन सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को मेटल्स बोला जाता है। वहीं दूसरी ओर जो सब्सटेंस हमारे नॉन लस्ट्रस थे लाइक कोल, सल्फर और वुड, जो कि सॉफ्ट भी थे, हार्ड भी थे, बस नॉन लस्ट्रस थे और या तो पीस में ब्रेक की या कोई चेंज नहीं आया, ये हमारे कहलाते हैं नॉन मेटल्स। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी बोला सब्सटेंसेस जो हमारे हार्ड थे लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन वो मेटल्स हैं, और जो सॉफ्ट नहीं थे लाइक कोल और सल्फर वो हमारे नॉन मेटल्स। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर मेटल जो हो वो हमारा हार्ड हो। देर आर सम मेटल्स जो सॉफ्ट भी होते हैं, लाइक हम फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया और पोटेशियम। हमारा सोडियम और पोटेशियम भी एक मेटल है बट वो सॉफ्ट है। प्लस हमारे पास मर्क्यूरी भी होता है। मर्क्यूरी तो हमारा लिक्विड है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बट वो भी एक मेटल की कैटेगरी में आता है। अब देखो, आप देखो ना, आपने अभी इस टेबल से अभी जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कि ये सब जो पीस ऑफ कॉपर था, आयरन नील था, एल्युमिनियम था, उसको जब हम लोग ने बीट किया तो वो फ्लैट हो गए। तो द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इट्स कॉल्ड मैलेबिलिटी। याद करो जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, वो था हमारा मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिससे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक मान लो हमारा जो मटेरियल है वो ऐसे बड़ा सा कुछ मटेरियल है, उसको हैमर से या किसी चीज़ से बीट करके अगर हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि वो जो मटेरियल है वो हमारा मैलेबल है, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है, यानी वो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, वो है मैलेबिलिटी। जैसे कि इसके मैलेबल सब्सटेंसेस के हमारे एग्जाम्पल क्या हुए? एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और गोल्ड और सिल्वर तो क्या है? दे आर द मोस्ट मैलेबल सब्सटेंसेस। गोल्ड हमारा और सिल्वर हमारा सबसे मैलेबल मेटल्स में आता है। ये सब जो आप हमारे ये सब थिन शीट्स में आप सोचोगे इनको कन्वर्ट क्यों किया जाता है? जो आप कभी कभार नहीं होता स्वीट्स के ऊपर जो कवरिंग्स होती हैं, सिल्वर फॉइल जो होता है काजू कतली के ऊपर या किसी बर्फ़ी टाइप के ऊपर, नहीं, सिल्वर फॉइल टाइप का वो लगा रहता है, तो वो सिल्वर से ही होता है और सिल्वर को थिन शीट्स में बीट करके ही उसको ऐसे बनाया जाता है। प्लस जो आप एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करते हो टिफ़िन वगैरह में, वो भी एल्युमिनियम को ऐसे बीट करके ही यूज़ किया जाता है। तो अगर एल्युमिनियम और सिल्वर हमारा ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते तो ना ही आपको गोल्ड शीट्स देखने को मिलती, ना ही एल्युमिनियम फॉइल्स और ना ही सिल्वर फॉइल स्वीट्स के ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं। गोल्ड और सिल्वर हमारा सबसे ज़्यादा मैलेबल सब्सटेंसेस होता है, मतलब इन दोनों सब्सटेंसेस को आप सबसे आराम से थिन शीट्स में कवर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो कोल था या सल्फर था वो पीसेस में ब्रेक डाउन कर गया था। तो वो सब्सटेंसेस जो हैमर करने पे पीसेस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा वुड था, जो ना फ्लैट हुआ, ना ही किसी पीस में ब्रेक डाउन किया, वो तो ना ही मैलेबल था, ना ही वो ब्रिटल था। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चला? 3 चीज़ें पता चल गई, 3 टाइप की चीज़ें पता चल गई। पहला, वो सब्सटेंसेस जो हमारे
हैमर करने पे थिन शीट्स में कवर हो जाते हैं वो मैलेबल सब्सटेंसेस होते हैं। वहीं जो हैमर करने पे पाउडर पे कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं। और तीसरी ओर जो ना तो फ्लैट होते हैं हैमर करने पे, ना ही पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, वो हमारे दोनों कैटेगरी में फॉल डाउन नहीं करते। उनकी कोई तीसरी कैटेगरी एज सच हमने नेम नहीं की है। मैलेबल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल हमारा कॉपर है, एल्युमिनियम है और आयरन है। और ब्रिटल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है हमारा कोल और सल्फर, अ लंप ऑफ सल्फर। अब यहाँ हमें एक होलिस्टिक लेंस में द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया दिया हुआ है। ये क्या कहता है कि आपने क्लास 6 में अपनी सोशल साइंस बुक में एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो क्लास 6 में आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। और अगर आप रिकॉल करो तो आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि वो लोग कैसे मेटल्स लाइक कॉपर और गोल्ड को यूज़ करते थे। वो इन मेटल्स का यूज़ करते थे अलग अलग यूटेंसिल्स और ज्वेलरी बनाने में। लेकिन आप ये देखोगे करंट मॉडर्न ज़माने में हम लोग जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो या आयरन के बने होते हैं, क्योंकि आयरन इज़ बेटर देन द कॉपर और गोल्ड। हम लोग कॉपर या गोल्ड के यूटेंसिल्स क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि भाई आयरन हमारे लिए बेटर साबित होता है। आयरन इज़ अ बेटर मटेरियल फॉर यूटेंसिल एज कम्पेयर टू कॉपर। लेकिन आप ये सोचोगे अगर आयरन इज़ बेटर देन कॉपर तो ये लोग कॉपर का यूज़ क्यों करते थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉपर को पहले डिस्कवर किया और आयरन को बाद में। मतलब कि इन लोग जब ये लोग थे हड़प्पन वाले, जब ये लोग रहते थे तो इन लोगों को सबसे पहले आयरन नहीं मिला। ये लोग आयरन के बारे में जानते ही नहीं थे। इनको पता ही नहीं था कि आयरन करके भी कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में। इनको कॉपर के बारे में पता था, इनको गोल्ड के बारे में पता था। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके चीज़ों को यूटेंसिल्स और ज्वेलरी बनाते थे। लेकिन जैसे ही मतलब टाइम बीता और इनको जब आयरन के बारे में पता चला तो इन्होंने तुरंत आयरन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही आज भी हम लोग आयरन को यूज़ करते हैं। मतलब थोड़ा टाइम लगा इनको आयरन को डिस्कवर करने में। कॉपर हमारा आयरन से पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए हम लोग कॉपर यूटेंसिल्स यूज़ करते थे। लेकिन जब हमें आयरन की डिस्कवरी हो गई तो फिर हम लोग आयरन पे शिफ्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन हमारे लिए बेटर है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल साबित हो रहा है। तो यही चीज़ हमारे होलिस्टिक लेंस में दी हुई है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? पहले कॉपर की डिस्कवरी क्यों हुई और आयरन की बाद में क्यों हुई? क्योंकि देखो आयरन जो है ना हमारा, वो नेचर में इतने आराम से नहीं पाया जाता। आपको ये चीज़ पता होगी, ये जो मेटल्स हैं ये सब हमारे नेचर में पाए जाते हैं, रॉक्स वगैरह में पाए जाते हैं, फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आयरन के जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना इन सब रॉक से इज़ वे मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू आयरन। इस वजह से उस टाइम की जो पहले की हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इतनी हाई फाई नहीं थी कि वो आयरन एक्सट्रैक्ट कर सके। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो फिर इन लोग की जो टेक्नोलॉजी थी थोड़ी एडवांस हुई, तो ये लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करना भी सीख गए। फिर हम लोग तब से आयरन का ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने एक प्रॉपर्टी तो सीख ली, मेलेबिलिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है डक्टिलिटी। तो सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि आप लोग मेटल वायर्स के बारे में सोचो। ये जो मेटल वायर्स होते हैं, आप पिछले ही लेसन इलेक्ट्रिसिटी में सीखे हो कि जो वायर्स होते हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं ये तो हमने सीखा था, क्योंकि वो आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं थिन शीट्स ऑफ वायर में, और वो अच्छे कंडक्टर भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के। प्लास्टिक या उसके हमारे वायर्स नहीं होते हैं, प्लास्टिक या वुड के, क्योंकि भाई वो सब नॉन मेटल्स है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हमारा कॉपर और एल्युमिनियम ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि ये चीप है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर या गोल्ड। हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि सिल्वर और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल सब्सटेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको आराम से थिन शीट्स में कवर किया जा सकता है, यानी थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। बट सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस लाख्स में होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इसलिए हम लोग डे टू डे वर्क के लिए सिल्वर या गोल्ड के वायर्स नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम को प्रेफर करते हैं।
तो अब आप पूछोगे कि इन मेटल वायर्स को बनाया जाता है, तो आप इन मेटल्स को तो एज अ मेटल वायर्स भी यूज़ किया जाता है, बट कभी कभार बैंगल्स या नेकलेसेस, इयरिंग्स में भी यूज़ किया जाता है। जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, लाइक गिटार, वायलिन, सितार, वीणा, इन सब में भी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी मेटल की बनी होती हैं, या तो कॉपर या एल्युमिनियम या आयरन। ओके, तो अब डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना। मेलेबिलिटी क्या था? मेलेबिलिटी था कि आप प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। और डक्टिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेलेबिलिटी वाज अबाउट थिन शीट्स और डक्टिलिटी इज अबाउट वायर्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी मेनली मेटल्स के द्वारा ही प्रोसेस की जाती है, यानी ज़्यादातर मेटल्स ही हमारे डक्टिलिटी को शो करते हैं। आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, एल्युमिनियम वायर्स देखे होंगे, गोल्ड की ज्वेलरी, गिटार के स्ट्रिंग्स, सितार, वायलिन, इन सब के स्ट्रिंग्स सब मेटल के ही बने रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं दो ठो, कि जो आप अपने मतलब चाय की छन्नी यूज़ करते हो किचन में, उसमें जो मेटल, उसमें जो मतलब छन्नी के बीच में जो जाली टाइप का पार्ट रहता है, वो एक्चुअली में एक मेटल वायर है ना। जो मेटल की छन्नी होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ, प्लास्टिक की छन्नी तो प्लास्टिक की होती है, बट जो मेटल की छन्नी होती है उसमें वो जो अंदर छन्नी का पार्ट रहता है मेन, वो हमारा मेटल का बना रहता है, और वो चीज़ इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉसिबल है। और दूसरा हमारा ये क्या दिया हुआ है, गोल्ड का दिया हुआ है, कि गोल्ड हमारा इतना डक्टाइल है कि अगर 1 ग्राम ऑफ मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को अगर आप अच्छे से थिन वायर में करोगे ना, तो वो 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो एक काफ़ी अमेजिंग फैक्ट हो गया कि 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकता है। तो ऊपर मैंने बताया था कि ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेनली मेटल्स के द्वारा दिखाई जाती है, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स लाइक कोल और सल्फर हमारे डक्टाइल नहीं है, वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। डाइव डीपर में हमें बताया गया है कि जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, आपने ये ऐसे टाइप के सस्पेंशन ब्रिज देखे होंगे जो नदी वगैरह के ऊपर बनते हैं, उसकी जो रोप्स वगैरह होती हैं, लाइक जो मतलब बनी रहती है, यहाँ जो आपको ऐसे दिख रहा है ये सभी मेटल आयरन की बनी रहती है। मतलब प्रॉपर मेटल नहीं, आयरन नहीं रहता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन। अगर आप कार्बन और आयरन को मिक्स करके वायर बनाओगे ना, तो वो जो वायर बनता है इट कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। तो और इसी सब का मतलब सस्पेंशन ब्रिज में और क्रेन में इन्हीं वायर्स को यूज़ किया जाता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं या जो क्रेन्स होती हैं, इसमें कौन सा वायर यूज़ होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि एक वायर मेड ऑफ स्टील यूज़ किया जाता है, जो कि आयरन और एक नॉन मेटल कार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टी हमारी हो गई, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। अब बचा है हमारा सोनोरिटी। तो अब सोनोरिटी भी देख लेते हैं क्या होता है। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on a floor? तो ये कह रहा है कि आप लोग ने कभी भी उस साउंड को नोटिस किया है कि एक मेटल स्पून या एक कॉइन गिरता है तो कैसी आवाज़ होती है, एकदम ट्रेन ट्रेन करके, मतलब प्रॉपर तेज सी आवाज़ होती है। आप कोई ग्लास गिरा देते हो, स्टील का ग्लास है, स्टील का चम्मच, तो नहीं बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है, सबको पता चल जाता है हाँ कोई चीज़ गिरी है ना। तो अब देखते हैं इस चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ दिया है। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक मेटल स्पून, एक कॉइन, एक कोल और एक वुड को लो और उसको फ्लोर पे ड्रॉप करो। आप अलग रूम में ड्रॉप करो, बगल वाले रूम में किसी और को रखो। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बताती हूँ इस एक्टिविटी को, ठीक है। एक मेटल स्पून, एक कॉइन, एक कोल और एक वुड को लो और चारों चीज़ों को 1 बाय 1 ड्रॉप करो। आप देखोगे जब मेटल स्पून ड्रॉप होता है या एक कॉइन ड्रॉप होता है तो टिंग करके एकदम प्रॉपर साउंड आता है कि बगल वाले रूम में भी कोई इंसान है उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुमने एक कॉइन गिराया, तुमने एक मेटल स्पून गिराया। वहीं अगर तुम एक कोल या एक वुड के पीस को ड्रॉप करोगे, बगल वाले रूम में क्या उस रूम में बैठे हुए इंसान को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने कुछ गिराया है। मतलब साउंड होती है बट इतनी डल साउंड होती है कि किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर मेटल जब कुछ गिरता है तो उसकी अच्छी खासी साउंड होती है और सबको पता चलता है।
तो अब इससे हमें पता चलता है कि सोनोरिटी क्या है। तो सोनोरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की that enables them to produce a ringing sound है, और ये भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है। वैसे मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर। आप किसी भी मेटल को गिराओगे तो वो ऐसे ट्रिन ट्रिन टिंग टाइप का, मतलब एक तेज सी नॉइज़ करेगा। वहीं आप किसी नॉन मेटल को गिराओगे तो वो एक डल साउंड करता है। आपकी स्कूल में जो बेल होती है वो भी इसी वजह से रिंग करती है, वो भी मेटल की बनी होती है। तो यही लड़की यही कह रही है कि इट इज़ ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल द स्कूल बेल इज़ रिंगिंग। इतनी तेज़ आवाज़ इसलिए होती है, बेल इतनी दूर लगी रहती है, आपको 2-4 बिल्डिंग दूर तक सुनाई देती है बेल, इसी वजह से, क्योंकि जो मेटल बेल होती है, मतलब स्कूल बेल होती है, वो मेटल की बनी होती है। प्लस जो घुंघरूज रिंगिंग साउंड करते हैं वो भी इसी वजह से है, सोनोरिटी ऑफ मेटल्स की वजह से ही होता है। स्कूल बेल, घुंघरू, टेम्पल बेल, मेटल प्लेट्स, ये सब सोनोरिटी ऑफ मेटल के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टीज तो हमने सीख लिया। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी। मेलेबिलिटी है द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी है द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और सोनोरिटी है द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। और हमने मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी जान लिया कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, हार्ड भी होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनोरस होते हैं। और नॉन मेटल्स जनरली हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन सोनोरस होते हैं। बट डू रिमेंबर कि ज़रूरी नहीं कि हर मेटल हार्ड हो, क्योंकि हमने सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल भी लिया था कि वो सब मटेरियल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं। प्लस मरकरी तो हमारा इनफैक्ट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने बेसिक एक रिव्यू टाइप का लिया था कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स भी हमने जाना, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और सोनोरिटी। मेटल का नेचर भी जाना, लस्ट्रस और हार्ड या मे बी सॉफ्ट भी हो सकता है, उसके एक्सेप्शंस भी जाने। हमने इन सब तीनों प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स जाने और ये भी जाना कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।